प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय हमारे आसपास की पदार्थ की द्वितीय कक्षा में अध्ययन कराने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैंने प्रथम कक्षा में आपको पदार्थ के बारे में अवगत कराया था। पदार्थ, आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ प्राकृतिक होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें आयतन होता है, हमने अध्ययन कराया था। उसी के क्रम में आज मैं इस अध्याय की द्वितीय कक्षा को प्रारंभ करने के लिए हमने आपको स्वाध्याय करने के लिए कहा था। उसी के क्रम में हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं इस अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए। यह शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, उस पर हम विचार करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, पदार्थ पर तापमान के साथ परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आंकिक प्रश्न। कुछ आंकिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम इसकी सहायता से हल निकालेंगे। ये हम हमारे आसपास के पदार्थ की शिक्षण बिंदु प्रथम की ओर चलें। प्रथम है बिंदु पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पूर्व हमने पदार्थ के बारे में आपको अध्ययन करा दिया है। पदार्थ क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नंबर एक ठोस। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 अवस्थाओं को हमने चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये ठोस है, ये ए भाग ठोस को प्रदर्शित करता है, बी भाग द्रवित द्रव पदार्थ को प्रदर्शित करता है, सी भाग गैस को प्रदर्शित करता है। आइए हम इस पर अध्ययन करें। ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस, यहाँ पर ये प्लेट है, प्लेट के अंदर एक ठोस पदार्थ रखा है। ठोस पदार्थ में आप देख रहे हैं इसके अणु अत्यधिक पास पास हैं। ठोस पदार्थ में इसके अणु कैसे हैं? अत्यधिक एक दूसरे से पास पास लगे हुए हैं। और यहाँ पर ठोस पदार्थ का जो कण है, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनका आयतन निश्चित होता है। अर्थात हम कई चीजों को लें, एक पेंसिल ले लें, पेन ले लें, एक माचिस की डिब्बी ले लें, तो उसके आधार पर उनको चित्र के द्वारा खींचें तो उनका आकार कैसा आएगा? निश्चित आएगा। उनका आकार, ठोस का आकार कैसा आता है? निश्चित आता है। और उनका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आकार, ठोस का आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के अणु अत्यधिक पास पास होते हैं, हमने दिखाया भी है। ठोस के अणु, ये छोटे छोटे अणु हैं, ये बिल्कुल पास पास एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। ठोस को तोड़ने पर वो टूट तो जाते हैं, लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलते हैं। ठोस जैसे हमने देखिए, हम ये प्लेट है हमारे पास, प्लेट में हमने ये लिया है, ये ठोस है। प्लेट के अंदर ये आप इसको खीलते हैं, ये क्या है? ठोस है।
इस एक एक पार्टिकल, ये अलग रंग का है, ये अलग रंग का है, ये कणों को प्रदर्शित करता है। ठोस पदार्थ ये है, और ठोस में एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा, छठा, इस तरह से ये अणु क्या है, असंख्य अणुओं से ठोस पदार्थ बना होता है। इसको पीटने से ये टूट तो जाएगा, लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा, अर्थात ठोस का आकार, इसको पेंसिल से हम खींचें तो इसका आकार कैसा आएगा, निश्चित आएगा। इसका आयतन, इसको वजन में तोलें तो इसका वजन एक निश्चित भार होगा। तो ठोस से आप अभिप्राय समझ गए होंगे। ठोस आकार में कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, उनका भार निश्चित होता है, उनके अणु कैसे होते हैं, पास पास। ये जो अणु दिखाए हमने, ये अणु है, अणु कैसे होते हैं, छोटे छोटे अणु, वो कैसे हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो आप ठोस के बारे में समझ गए होंगे। ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित है, उनको पीटने से वो टूट जाते हैं, लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलते हैं। इनमें संपीड़न कम से कम होता है, होता तो है लेकिन कम से कम इनमें संपीड़न की स्थिति आती है। ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। आप दैनिक जीवन में चीजों को देखते हैं, उन दैनिक जीवन में जो चीजें देखते हैं, जो वस्तुएं देखते हैं, जो पदार्थ देखते हैं, वो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, उन पदार्थों को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थों को देखते हैं, द्रव पदार्थों को देखते हैं, और गैसीय पदार्थों को, गैस पदार्थों को देखते हैं। तो प्रकृति में जितने भी पदार्थ देखते हैं वो कितने भागों में, 3 भागों। उनमें नंबर 1 है ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। तो ठोस की परिभाषा और ठोस का आकार आपने देखा। ठोस कैसा होता है, आयतन निश्चित और उनका भार भी निश्चित होता है। ठोस को पीटने से टूट तो जाते हैं, लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है द्रव। द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं। द्रव क्या होता है, हम किसी इसमें बीकर या गिलास में पानी को लें तो देखें कि पानी के अणु कैसे दिखाई देते हैं। पानी के अणु कैसे हैं, ये जल भरा है, पानी के अणु ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस जल को लें तो इसका आयतन कैसा है, एक निश्चित आयतन है, लेकिन जब इसको बड़े बर्तन में, प्लेट में हम ले लें, इस पानी को जब हम इसमें डाल देंगे तो इसका जो आकार है वो आकार कैसा हो जाएगा, बदल जाए। इस पानी का आकार, इसमें डालें हम पानी को तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात द्रव का आकार बर्तन के अनुसार बदल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव बहावशील होते हैं। द्रव कैसे होते हैं, बहते हैं, बहावशील होते हैं। इनकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव के कण संपीड़ित होते रहते हैं। ये द्रव के बारे में आपने अध्ययन किया। तो द्रव का कैसे बताएंगे, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और ये क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। द्रव, द्रवित पदार्थ कैसे होते हैं, बहावशील होते हैं। आपने पानी को देखा होगा, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या हो जाता है, बहता रहता है, गतिशील हो जाता है ना। तो ठोस गतिशील नहीं होते हैं। इनको गर्म करने से, द्रव को गर्म करने से क्या होता है, वाष्प बन जाती है, गैस बन जाती है। तो इस प्रकार से द्रव की परिभाषा को आप समझ गए होंगे। क्या होगी परिभाषा, द्रव वे पदार्थ हैं जो आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव को गर्म करने पर यह वाष्प में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। अब आता है गैस। गैस क्या होती है,
गैस क्या होती है? गैस के अणु आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने एक गुब्बारानुमा आकृति बनाई है, ये गैस है। इसके अणु और इनके अणुओं में देखें तो इनके अणुओं में कैसा है? दूर दूर, अर्थात एक दूसरे में अंतर बहुत दूर दूर होता है। गैस के अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ। अर्थात गुब्बारे में यदि गैस भर दी जाए तो वो बहुत स्थान घेर लेती है। गुब्बारे में यदि गैस भर दी जाए तो कैसा? बहुत स्थान घेर लेती है। और गैस क्या होती है? संपीड़ित होती है। कैसी होती है? संपीड़ित होती है। संपीड़ित का अर्थ है उसे यदि पुश करो, जैसे स्रंज होती है एक, ये स्रंज है, इसमें हम कार्क लगा दें, ये स्रंज है, इसमें हम ये तीन तरह से ले लें, इसको निकाल दें और इसमें क्या भर दें? एक में चौक भर दें, पीस के चौक भर दिया जाए, और एक स्रंज में हम पानी भर दें और एक स्रंज में ऐसा ही रखें। तब हम इसको स्रंज को इसको लगाते हैं तो आप देखें तो जो खाली है वो उसमें तेजी के साथ ये क्या होता है? ये आगे की ओर बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ जाता है? संपीड़न के कारण, अर्थात गैस में संपीड़न सबसे अधिक होता है। ये संपीड़न सबसे अधिक होता है। ऐसे ही हम गुब्बारे को ले, गुब्बारा नुमा ये हमने पॉलीथीन ली है, इसमें हमने हवा भर ली है। इसमें गैस के अणु कैसे हैं? दूर दूर हैं। इसमें देखिए ये गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसमें देखिए ये भर गई, ये गैस के अणु है, ये भर गई है। इसमें देखें आप, गैस के अणु इसके अंदर दूर दूर होते हैं। और अणु की परिभाषा भी है कि यह बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके अंदर हवा भरी हुई है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई, और हवा का आयतन कैसा होगा? कैसा होगा आयतन? निश्चित होगा, है? और ये आकार अनिश्चित होगा। गैस का आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। यही गैस हम बहुत बड़े गुब्बारे में भर दें तो उसका रूप ले लें, है? ये आकार कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा, आयतन निश्चित रहेगा। इसके लिए देखिए भारतीय, ये इस तरह से गैस के बारे में, आप तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। गैस क्या है? गैस के अणु अत्यंत दूर दूर होते हैं, इनमें संपीड़न अधिक होता है? और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गैस के अणु, जैसे खाना बनता है तो आपने देखा होगा सुगंध इसकी दूर तक फैल जाती है। क्यों? वायु में इसके कण घुल जाते हैं और वो महक हमें दूर तक नाक के द्वारा सुगंध दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस का अध्ययन हम करते हैं। अपने द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है? तो इसके बारे में हम एक पदार्थ, जल क्या है? जल एक पदार्थ है। क्या है? जल। जल एक पदार्थ है, ये अवस्था को बदलता है। हाँ, जल को हम लें तो जल अवस्थाओं को बदलता है। जैसे ठोस, ठोस, ठोस क्या है? बर्फ। ठोस क्या है? बर्फ है, बर्फ। जल की अवस्था में ठोस आता है और ठोस होता है बर्फ। नंबर 2, द्रव। द्रव क्या है? जल। द्रव क्या है? जल। अब आता है गैस। 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई थी। 3 अवस्था में तीसरी है जल वाष्प। जल वाष्प। जल के 3 रूप, अर्थात जल की जो अवस्था है वो 3 रूपों में हमने दिखाई है। पहली है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में बर्फ आती है। द्रव की अवस्था में जल आता है, पानी जिसे आप कहते हैं वाटर।
और गैस की अवस्था में जल का ही रूप है जलवाष्प। पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में क्या होता रहता है, ऊपर उड़ता रहता है। या पानी को गर्म करें तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री ताप पर पानी वाष्प के रूप में क्या होता रहता है, ऊपर की ओर वाष्पित होता रहता है। जल की ही तीनों अवस्थाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। क्या प्रश्न चिन्ह हमने लगाया है, तो क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है? तो उत्तर आपको अब मिल गया होगा कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। इसका उदाहरण हमने आपको दिया, जल एक पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई थी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, ठोस के रूप में बर्फ प्राप्त होती है, ठोस के रूप में क्या, बर्फ प्राप्त होती है। द्रव के रूप में जल प्राप्त होता है और गैस के रूप में वाष्प प्राप्त होती है। अब प्रश्न एक आता है, क्या जल की ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हमें प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई कारक उपयोग में नहीं आता है? हाँ, इन तीनों अवस्थाओं को जो परिवर्तन होता है उसमें 2 कारक प्रमुख हैं। उसमें कौन से 2 कारक प्रमुख हैं? नंबर 1 है ताप, नंबर 1 है ताप, नंबर 2 है दाब। ये 2 प्रमुख कारक हैं, नंबर 1 ताप और नंबर 2 दाब। ये दोनों कारकों के कारण ही पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। कौन से कारक हो गए आपको बता दिया, ताप और दाब। इन 2 कारकों के कारण ही पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। तो अब दूसरा प्रश्न हो गया, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है? तो उत्तर आपको मिल गया, हाँ बदलता है। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ हम जोड़ दें तो आप याद रखेंगे क्यों बदलता है, तो आप बताएंगे इसके 2 कारक होते हैं, ताप बदलने से और दाब बदलने से पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है। अब देखिए हमने इसको परिभाषित भी कर दिया है, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। अंतः का अर्थ है उसके अंदर अंदर परिवर्तन होता है। पदार्थ में जो अणु होते हैं उनके अणुओं में अंतः परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण, हमने नीचे लिखा है, पदार्थ में परिवर्तन किसके कारण, ताप के कारण। ताप और दाब बदलने से किया जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो आपने लिखा, उत्तर लिखेंगे हाँ बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? जल एक पदार्थ होता है जो ठोस में, द्रव में, गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस क्या है? बर्फ है। द्रव क्या है? जल है। गैस क्या है? जलवाष्प है। क्या ऐसे ही ये बदल जाता है? नहीं, इसके कारण 2 कारक प्रमुख हैं, ताप और दाब। इनके बदलने से पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता है। आइए हम शिक्षण बिंदु तीसरी भाग पे चलते हैं, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है ठोसों पे? ठोस के ताप को बढ़ा देने से उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उनमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो वो उनमें गति का जो प्रभाव है वो तेजी के साथ बढ़ता है और उसका क्या असर पड़ता है? ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है और एक निश्चित तापमान होता है। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन होता है किसी भी तापमान पर होने लगता है, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित तापमान पर प्रभावकारी होता है, अर्थात ठोस निश्चित प्रभावकारी ताप पर भी अपनी अवस्था को तापमान पे बदलता है। हमने दिया है वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। एक परिभाषा आ गई, वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस से किसमें? द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन, ताप के पैमाने होते हैं 3, एक सेंटीग्रेड, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट, उसी में एक केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाने के अनुसार 2 से 73.16 केल्विन, या ये परम ताप, इसको कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 273.16 केल्विन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। बर्फ का गलनांक यही होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी आप लोग कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ क्या होती है? ठोस अवस्था में बदलती, द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाती है। यही छोटी सी एक परिभाषा और दे दें, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन भी कहलाता है। ये एक नई परिभाषा आपको प्राप्त हो गई। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। इस प्रकार से तापमान का प्रभाव होता है, वो तापमान के प्रभाव के कारण ही ठोस द्रव अवस्था में बदलता है। अब आप देखें वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले हुए, द्रव में न बदलते हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वो हमने लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन इसकी परिभाषा दूसरी है, परिवर्तित द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इस परिभाषा को क्या कहेंगे? फिर से दोहरा लीजिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में न परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊध्पातन की क्रिया, या इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊध्पातन। क्या परिभाषा हुई? ऊध्पातन कहते हैं। क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊध्पातन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा, कपूर होता है, कपूर होता है, वो सीधा द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। ऐसे ही NH4Cl, सोडियम क्लोराइड NH4Cl, ये सीधा किसमें बदलता है? गैस में बदल जाता है। तो जो पदार्थ ठोस होते हैं वो सीधे द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन या ऊध्पातन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये सब क्रियाएं एक तापमान पर निर्धारित होती हैं। इस प्रकार से तापमान पर पदार्थों का विशेष प्रभाव पड़ता है।
आंकिक प्रश्न जो चौथा हमारा शिक्षण बिंदु है उसमें है आंकिक प्रश्न। यहाँ पे हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक सूत्र का निगमन जिसे देखें, किसी वस्तु का ताप निम्न पैमाने के द्वारा मापा जाता है। नंबर एक है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में पैमाना होता है उसको ताप को नापने का। दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट, ये वैज्ञानिकों के नाम पर इनके रखे गए हैं। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और ये केल्विन, ये तीनों ही वैज्ञानिक थे, उन्हीं की प्रतिष्ठा में इन तापों को मापने का पैमाना रखा गया है। तो पहला पैमाना है सेंटीग्रेड, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। इन तीनों पैमानों के लिए एक सूत्र बनाया गया, C/5 इजिकल टू F-32/9 इजिकल टू K-273/5। ये पैमाना रखा गया। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध खोजना है तो इसका यूज होगा, और सेल्सियस और केल्विन में करना है तो इसका यूज होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो यहां पे देखें, सेल्सियस का ये है और केल्विन दिया हुआ है, इसलिए ये भाग, ये दोनों भाग प्रयोग में लाए जाएंगे, अर्थात C/5 इजिकल टू K-273/5 इसका प्रयोग करना होगा आपको। C/5 ये C है अपॉन 5। ये देखिए यहां पर 5, यहां भी 5, इसलिए 5 कैंसिल हो जाता है यहां से। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, C इजिकल टू K-273 270। अब देखिए केल्विन का मान हमें दिया हुआ है, K इक्वल टू गिवन दिया है। क्या दिया है? दिया है क्या? K इक्वल टू 300। K की वैल्यू हमें दी हुई है, K की वैल्यू जब दी है तो यहां लगा लेते हैं। 300 माइनस 273, यहां C का मान ज्ञात हो जाता है। कितना आता है? C इक्वल टू 7 और ये आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आता है। 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो उसका मान आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी आपने अध्ययन किया है, उसी को आपको लिखना है, याद भी करना है। प्रश्न नंबर 2, गलनांक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, ऊर्ध्वपातज क्या है? प्रश्न नंबर 4, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। इस तरह से ये प्रश्न हमने लिए हैं आपको। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से इस अध्याय को अध्ययन किया है और उनमें ये प्रश्न आज के शिक्षण बिंदुओं पर आधारित है। इन शिक्षण बिंदुओं के आधार पर ये आपको प्रश्न दिए हैं, इनको आसानी से आप हल कर सकते हैं, इनको याद भी करें। कल की कक्षा के लिए स्वाध्याय करके आएंगे, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण के क्या कारक होते हैं, और कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं जैसे गर्मी के दिनों में हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे ऊष्मा का प्रभाव कम हो सके, इत्यादि इत्यादि के विषय में आप पढ़ के आएंगे। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से हल कर लेंगे। आज का लिए इतना ही। धन्यवाद।